बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर रोजाना रात 11:05 पर हम इस जश्न PSL को सेलिब्रेट करते हैं अपने मौजूद मेहमानों के जरिए, और हम बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैच के हवाले से, और साथ साथ जो नेक्स्ट डे मैच खेला जाएगा उसको हम एनालाइज करते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले कराची किंग्स को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा 42 रन से, कि जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के दिए हुए टारगेट 177 को वो चेस नहीं कर सके और महज 135 रन बनाने में कामयाब हो सके, और यूं 42 रन से शिकस्त कराची किंग का मुकद्दर ठहरी। और आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले जब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का आगाज हुआ तो जो ट्रेंड था वो ये था कि बाद में बैटिंग करने वाली टीम जो है वो कामयाबी हासिल कर रही थी, और अब ये 8वां मैच है कि जहां पे पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कामयाबी हासिल की, और यहां ये सिलसिला शुरू हुआ मुल्तान सुल्तान की कामयाबी के साथ। आज के मैच को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़ी जबरदस्त शख्सियात मौजूद हैं कि जिनका क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक ने पाकिस्तान का सब जलाली परचम अपनी उम्दा बॉलिंग से और कहीं कहीं अपनी उम्दा बैटिंग से भी पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जब वनडे क्रिकेट थी और जब पाकिस्तान को एक आखिरी बॉल पे छक्के की जरूरत थी तो इन्होंने स्ट्राइक बढ़ा के दिया जावेद मियांदाद को, और जब विकेट पे रुकने की जरूरत थी तो चाहे लाहौर टेस्ट मैच हो, कराची टेस्ट मैच हो या ऑस्ट्रेलियन सॉइल्स हो, वहां पे इन्होंने जुर्रतमंदाना बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के लिए मैच सेविंग इनिंग्स भी खेली। मेरे साथ मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो और हमारे बहुत ही अपने तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? आपने तो तारीफ के पुल बांध दिए। तौसीफ आप डिजर्व करते हैं, आपने पाकिस्तान के लिए बहुत माशाल्लाह परफॉर्मेंस दी है। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, जिस तरह तौसीफ अहमद साहब जैसे सितारे को जो है वो रेतीले मैदानों से निकाल के आलमी क्रिकेट के सबज़दारों तक मलिक रियाज और जावेद सादिक जैसे लोगों ने पहुंचाया, वही किरदार आजकल ये अदा कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान के शहर कराची, जो दुनिया की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी है, यहाँ से जो टैलेंट ये सर्च करते हैं, निकालते हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको फिर नर्चर करते हैं, और फिर जो है वो यंग लेग्स जो है वो पाकिस्तान के शहर कराची की जो रीजन है इसकी क्रिकेट को प्रोवाइड करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जावेद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वेलकम, थैंक यू वेरी मच अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, और जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं, इनके लिए तो मेरे पास क्या अल्फाज हैं, क्योंकि बोलते ये हैं, सुनता मैं हूं, जो तबसरे ये करते हैं और ट्रोलिंग इनके साथ साथ मुझ पे भी होती है, लेकिन जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, सच बोलते हैं, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। जिस चीज को ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो चीज नजर भी आ रही है, क्योंकि अब तक बाबर आजम को ये इसलिए नहीं कर रहे पॉइंट आउट कि बाबर आजम से कोई उनको जाती मुखासिमत है, कोई जाती अदावत है। ये चाहते हैं कि बाबर आजम परफॉर्म करे, और पाकिस्तान का वो कप्तान है, हर फॉर्मेट में वो पाकिस्तान के लिए लीड कर रहा है, दुनिया उसको नंबर 1 मानती है, तो वो आखिर नंबर 1 तरीके से खेलता नजर क्यों नहीं आ रहा। कमर रज़ा हफीज़ साहब, आप सबकी भरपूर फरमाइशों के मुताबिक जो है आज हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि इनको आना नहीं था, लेकिन आपकी इतनी फरमाइश आई कि हमने आज कमर रज़ा हफीज़ साहब को यहाँ पे दोबारा से जहमत की और इनको मदू किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अली, और मुझे ऐसा लग रहा है आप जानते थे कि कराची किंग्स हार जाएगा, तो कमर रज़ा को बुला लो आज। नहीं, हमने आपको इसलिए नहीं बुलाया, हमने इसलिए बुलाया था कि शायद आज हम आपको गलत साबित कर सकें, लेकिन बाबर आजम हम सबको गलत साबित करने के लिए तैयार हैं, और यही वजह है कि आज जो है 42 रन के मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा कराची किंग्स की टीम को। और यहीं से फिर हम आगाज भी करते हैं अपने जो विनिंग मोमेंट किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। इससे पहले कि हम तौसीफ भाई से बातचीत का आगाज करें, आपने देखा भी कि किस तरह से शादाब खान बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तौसीफ भाई, आप बड़े खुश होंगे क्योंकि आपने पहले सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड का ड्रेसिंग रूम शेयर किया, आप मैनेजमेंट का हिस्सा थे। क्या नजर आ रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्यों इतनी जबरदस्त टीम हमें नजर आ रही है कि किसी को अपने सामने टिकने ही नहीं दे रही? कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है, और देखिए जितना मैंने शादाब के ख़िलाफ़ अपने टाइम में उसके लिए तनकीद भी की है डेफिनेटली, लेकिन आज मैं उसके लिए ये कहता हूँ कि तनकीद जब हम करते हैं ना तो किसी पॉजिटिव उसमें करते हैं, हमारा किसी से ज़ाती कुछ नहीं होता। लेकिन जो कुछ आज शादाब कर रहा है वो सबके सामने है, बल्कि मैं तो आज ये भी बात करने को तैयार हूँ कि थोड़ा और टाइम देखें। ये भी जो है वो कप्तानी के उसमें जो है आ चुके हैं, ये नहीं कि इस टूर्नामेंट से। वैसे ही तनकीद ये करता था मैं कि ये अपनी बॉलिंग पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी आप देखें इस टूर्नामेंट में और उसके बाद जब से 2-3 लेग स्पिनर सामने आए तो इन्होंने उस पर वर्क करना शुरू किया। तो एक चीज़ तनकीद से अच्छी हो सकती है तो मुल्क के लिए अच्छी होती है, तो वो मैं समझता हूँ कि उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड एक कॉम्पैक्ट टीम है और
हम आगे बात करेंगे ज़रूर कराची के लिए। कराची बहुत ही ख़राब खेल रही है, ये नहीं कि अभी वो टूर्नामेंट से बाहर हुई है, बट एक दफ़ा ये भी हुआ था कि हम पहले जो इवेंट था उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले तीनों मैच हार गई थी जो दुबई में हो रहा था, बट उसके बाद कमबैक किया और उसके बाद जो है फाइनल भी जीते। जी हाँ, इसी तरह था। तो अभी ये बाहर नहीं, लेकिन मुश्किलात जो है कराची के लिए बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि जो क्या प्रॉब्लम है, क्या है कराची किंग्स के साथ, और जिस तरह आज इस्लामाबाद यूनाइटेड खेली है कि हर कोई बड़े रन नहीं हुए हैं, सब ने 30-30, 35-35, 39 रन स्कोर किए, लेकिन सब ने कंट्रीब्यूट किया है। देखिए, मसला ये है कि जो मैंने पहले भी कहा है कि सारा मसला है, पहला जो बिडिंग प्रोसेस था ना, उसमें मैनेजमेंट ने सही अपना रोल प्ले नहीं किया। अब बाबर आजम का हम कितना भी ब्लेम करें, लेकिन जब आप स्क्वाड ही उसको देंगे, उन्हीं से काम चलाएगा। उससे हुआ क्या, उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है ना डाउन हो गई। तो मैं समझता हूँ कराची के लिए बहुत एक नाजुक सूरत हाल है, लेकिन स्टिल 5 मैच अभी जाके लाहौर में खेलेंगे तो, और इधर अगर 2-3 टीमें आगे पीछे हो जाएं तो एक फाइनल 4 में स्टिल होप है, मुझे लगता है। ठीक है, क्या कहेंगे शादाब की कप्तानी के हवाले से, साथ साथ जिस तरह तौसीफ भाई भी बात कर रहे हैं, और अभी इन्होंने कहा कि कराची किंग को रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको शादाब ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, रिजवान ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि खुशदिल को जिस तरह वो यूज़ कर रहे हैं, शादाब जिस तरह अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो शायद कराची किंग इसमें लैग कर रही है। सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं सिवाय कराची किंग्स के। और मैं ये कहूँगा प्लेटिनियम पनौती परफॉर्मेंस आप देख लें, कप्तानी में भी, खास तौर पे बैटिंग में भी आपको नजर आ गई होगी। मैं इस बहस में जाने नहीं चाह रहा। जो पहला आपका सवाल है ना शादाब की कप्तानी एक ऐसा मंजन है अब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, मैं आपको बता दूं, जिसके लिए सब दौड़ रहे हैं। शाहीन भी उस दौड़ में, रिजवान भी उस दौड़ में, शादाब भी उस दौड़ में आ गया। तो भाई अब कप्तानी के लिए तो चैलेंजेस आ गए बाबर आजम की, अब क्योंकि आवाज़ें उठनी शुरू हो गई, मजबूत आवाज़ें उठनी शुरू हो गई बाबर आजम की। इस फॉर्म को देख के, ये फॉर्म हमेशा से थी बाबर की, ऐसा नहीं है कि पहले 4 चांद लगा रहा था, इसके छक्के आसमान पर नासा ढूंढ रही थी, इसकी बॉलें छक्के मारी हुई। नहीं भाई, पहले भी आपकी परफॉर्मेंस थी। मेरे ख्याल में स्टाइल ऑफ प्ले, भाई बाबर इस टीम में एज अ टूल तो बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर आप अगर उस पर जिम्मेदारी दे देंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाबर के लिए, क्योंकि बाबर की वो अप्रोच ही नहीं है। देखिए, इस फॉर्मेट में अप्रोच होनी चाहिए, जो शादाब में नजर आ रही है आपको, जो आपको रिजवान में नजर आ रही है, जो शाहीन में नजर आ रही है। आप अप्रोच बढ़ा ही नहीं रहे। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा आपकी एज हो गई, 30 क्रॉस कर ली, अब वापसी नहीं हो सकती। वापसी के लिए आपको डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा। और मैं आपको ये बात बता दूं, टीम आपकी नंबर 1 थी, सरफराज अपनी फॉर्म पे नीचे गया था, बाबर आजम की फॉर्म बता रही है, इनको भी उसी क्राइटेरिया पे अब नापना चाहिए बाबर को, जिस क्राइटेरिया पे आपने सरफराज को नापा था। आप T20 में नंबर 3 से भी नीचे जा रहे हैं भाई अगले हफ्ते। तो फिर ये जरा सोचिए, आपने T20 वर्ल्ड कप 80 मीटर बाउंड्री क्रॉस करनी है, यहाँ बाबर की ना टांगों में जाने ना हाथों में जाने, 60 मीटर उससे जा नहीं रही बॉल, वो 80 मीटर पे क्या करेगा भाई। इसको मुझे तो स्क्वाड में भी नजर नहीं आ रहा बाबर इस वर्ल्ड कप के अंदर। मैं आपको ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, हार्श हो गया कि स्क्वाड में नजर नहीं आ रहा, लेकिन रमीज राजा साहब एम्बेसडर बना के ले जाएगा, नंबर 1 है भाई, जब तक ये हो सकता है नंबर 1 रहे। मैं तो, मेरी तो दुआ है बाबर नंबर 1 है, एम्बेसडर बना के ले जाएं आप उसको। और रमीज राजा साहब मुसलसल बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से, बात करते हैं क्रिकेट में एग्रेशन की बात करते हैं। तो एग्रेशन हमें सही बात है, दुरुस्त बात है कि सब में नजर आ रहा है, वहां सिवाय बाबर आजम की कैप्टनसी के और बाबर आजम की बैटिंग के हवाले से। आज भी जो है उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखें, भले कम रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट आज भी उनका क्वेश्चनेबल है। ये तो हमारे तीनों, आपने क्रिकेट एनालिस्ट की, तीनों एक्सपर्ट्स की राय सुनी है, लेकिन पाकिस्तान के शहर कराची के अवाम भी कराची किंग की इस कारकर्दगी से मायूस है। और कल मैंने कहा था कि मैंने सोशल मीडिया पे लिखा था कि कराची किंग और कराची सिंह, तो अब ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। देखें जरा अवाम क्या कहती है। बाबर आजम पहली बार कप्तान नहीं, बाबर आजम तो हमारे इतने अच्छे कप्तान हैं, लेकिन यहाँ बस हम क्या कर सकते हैं। न्यू टीम है और बाबर आजम नए कप्तान हैं, नए प्लेयर्स के साथ सही से सेटल नहीं हो पा रहे, तो इस वजह से शायद थोड़ा डिफीट हो रही है इनको। हम सिर्फ इस मैच में इसलिए आए थे ताकि हम बोलें बाबर आजम वी लव यू नो मैटर व्हाट। यार बहुत दुख होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान खेल रहा है, सारी टीमें पाकिस्तान की हैं, तो अच्छा भी लगता है। फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, क्रिकेट का वापसी आ रहा है क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। लेकिन येट अगेन कराची हार रहा है, तो दुख तो बहुत हो रहा है, हम सब रो रहे हैं, दिल से रो रहे हैं। आज के मैच के बाद तो मैं शर्ट उतारूंगा और मुल्तान की पहनूंगा, यही है, इरादे यही हैं अभी के लिए। कराची की टीम थी, कराची की टीम असलियत में कोयटा है। हमारा तो सैफी भाई है और इंशाल्लाह लाला आ चुका है और कल हमारा मैच है। हम तो कल फिर आ रहे हैं स्टेडियम और अपने सैफी भाई को सपोर्ट करेंगे और कोयटा को सपोर्ट करेंगे। ग्लैडिएटर जिंदाबाद। कराची वालों तुमसे ना हो पाएगा, सॉरी।
ऑलराइट, आपने आवाम की राय सुनी और अब लोगों ने शर्ट उतारने का फैसला कर लिया है। लोगों ने कहा कि अपनी जो हमदर्दियां हैं वो तब्दील करने का फैसला कर लिया है। लेकिन जिस तरह हमारे आखिरी जो दोस्त थे वो कह रहे थे कि कल हम आएंगे, सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल जाए, क्योंकि हमारी अपनी लीग है। कराची, लाहौर, कोयटा, कोई भी जीते, लीग हमारी अपनी है। और खासतौर से इसलिए भी और जाए क्योंकि कल नेशनल स्टेडियम कराची पे अपने होम ग्राउंड पर बूम बूम शाहिद खान आफरीदी आखिरी मैच खेलते नजर आएंगे। और उसके बाद फिर वो लाहौर में अगर खेलते हैं तो खेलें, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची में वो आखिरी मरतबा जो है अपनी परफॉर्मेंस के जौहर दिखाते नजर आएंगे। ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज का शो बड़ा स्पेशल शो है, क्योंकि स्पेशल कैप्टन शाहीन शाह आफरीदी जो लाहौर कलंदर को बड़े उम्दा तरीके से लीड कर रहे हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर होंगे। गो के वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमारी खुसूसी दावत पे, हमारी प्रोडक्शन टीम की दावत पे और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं फैजान मुस्तफा नकी, उनकी खुसूसी रिक्वेस्ट पे जो है वो आज हमें शाहीन शाह आफरीदी ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की शानदार कारकर्दगी और शादाब खान की उम्दा परफॉर्मेंस के हवाले से। और आपको याद होगा कि हमारा जो सेगमेंट होता है टेलिन और मिट्ठू प्रोडक्शन, तो इसमें जो हमारे मिट्ठू थे उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आज के मैच में कामयाब होगी। शादाब की परफॉर्मेंस में जिस तरह भी तौसीफ भाई भी बात कर रहे थे, वजह क्या है निखार की? क्या जो उनके साथ जाहिद महमूद लग गए, उस्मान कादिर आ गए पीछे, क्या वो एक वजह है? लेकिन साथ साथ एज ए बैट्समैन भी उन्होंने हमने देख रहे हैं पूरे थ्रू आउट द PSL बड़ा ग्रूम किया उन्होंने अपना। देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो आखिरी जेन्युइन ऑलराउंडर आए थे अब्दुल रज़ाक, ये अब्दुल रज़ाक के बाद पहले ऐसे प्लेयर आए जो इधर बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अपना एक टीम में जगह बना सकते हैं। तो ये एक स्लो जर्नी थी, लेकिन अब उस मकाम पर है, अभी एक ट्रू जेन्युइन ऑलराउंडर है। अच्छा, अभी आपने ब्रेक से पहले अब शायकीन के राय दिखाई बाबर आजम। देखें, आवाम की नज़र में वो बन गए, दिलों में राज कर रहे हैं। क्यों राज कर रहे हैं? जो वर्ल्ड कप में जो हमने इंडिया को जिस तरह 10 विकेट से हराया, सिवाय शायद एक ने बोला था कि वो कोयटा ग्लैडिएटर की, लेकिन ज़्यादातर तो शर्ट भी उतार रहे थे ना। हाँ, शर्ट चेंज कर लूँगा। हाँ, तो लेकिन बात ये है कि कहीं हम ऐसा ना करें PSL की जो उसमें भेंट चढ़ा दें बाबर आजम को। अभी करंटली आपने देखा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला वनडे का, तो मैं समझता हूँ अभी हमें बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। इतने बड़े प्लेयर को हम इतना जल्दी से उसको जो है नीचे ले आए। ठीक है, ये बात भी इनकी सही है कि PSL की परफॉर्मेंस पे हमें यकीनी तौर पे बाबर आजम को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर जिस नंबर पे बाबर आजम खेल रहे हैं वहाँ पे हमारे पास इनसे अच्छे प्लेयर, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ मौजूद प्लेयर हैं, तो क्यों नहीं उनको क्यों नहीं मौका दिया सकता? देखें अली, सिर्फ ये PSL की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, ओवरऑल मैं सन 2020 से अब तक की मैंने उस दिन भी बात करी थी, जिसको आपके जो स्टैटिशियन है सोहेल, उन्होंने एडमिट किया कि 109 के स्ट्राइक रेट से बाबर खेलता है। आप मुझे बताएं कि दुनिया में कौन सा टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है जो 109 पे खेल रहा हो? अगर आप बोलते हैं केन विलियमसन है, स्टीव स्मिथ है, या जो रूट है, या इवन और दूसरे बल्लेबाज हैं, वो 4 या 5 पे आके खेलते हैं, तो वहां पर उनका स्ट्राइक रेट 110, 111 टीम की नीड होती है। मगर बाबर जिस नंबर पे खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। मतलब पाकिस्तान जैसी T20 की एक बेस्ट साइड उसके इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि UAE तक तो सारी चीजें चल सकती हैं। ये भी आपने देख लिया कि बाबर ने अपनी फॉर्म को गेन नहीं किया और 2 साल में वो आज भी वहीं आकर खेल रहा है, उसकी अप्रोच ही नजर नहीं आती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप एक सेगमेंट करते हैं कुछ मीठा हो जाए, कराची के अवाम पिछले 5 मैचेस में दांत खट्टे लेकर ही अपने आज घरों को चले गए और अब तो लोग टी-शर्टें उतारने तक आ गए। यानी कि भाई उनको यहां पर भी मंजूर नहीं है कि जिसपे किंग लगा होगा बाबर आजम दी किंग, वो तक पहनने को तैयार नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप 3.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में एक ऐसा कप्तान दे दें जिसको आस लगाए बैठे हो घर पे। लेकिन एक सवाल इससे पहले तौसीफ भाई के पास जाऊं, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये भी बनता है ना कि ठीक है आप बाबर आजम को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन बात शर्जील तो अच्छा प्लेयर है ना, शर्जील से रज नहीं हो रहे। साहबजादा फरहान की हम सब ने बात की, तौसीफ भाई ने भी बात की, मैंने भी की, आपने भी की, जो आ रहा है वो सब ये बात कर रहा है कि साहबजादा फरहान को खिलाएं, वो भी कुछ नहीं करके दे रहा। इसके अलावा फिर मोहम्मद नबी है, आज उन्होंने परफॉर्म किया, वो भी इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग भी तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कप्तान की गलती होगी ना यार। देखिए यार, इधर वसीम अकरम के बेंच पे बैठा है, आप उसको पीटर मोर्स को आप पाकिस्तान का कोच बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? खेल तो नहीं रहा, प्लानिंग का तो हिस्सा है ना, तभी तो डगआउट में बैठे हुए हैं। तो भाई मैं इसीलिए तो प्लेटिनियम पनौती कह रहा हूं मैं कि आपने प्लेटिनियम में एक तो कप्तान बना दिया उनको, फिर आपने टॉप ऑर्डर में खिला दिया जहां पर उनकी जगह नहीं बनती, फिर आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि नीचे वाले बल्लेबाज आगे कर रहे हैं। भाई साहिबजादा फरहान ऊपर क्यों नहीं आगे खेल रहा? क्या वन डाउन का खिलाड़ी है वो? उसको आपने ऊपर खिला देते, खुद नीचे शिफ्ट हो जाते ना। आप भी तो उसी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, कम से कम हौसला आपने बढ़ाना था, तो अपने नीचे वालों को ऊपर करना था ना आपने अपने आप को नीचे किया, जो नीचे आपसे बेहतर खिलाड़ी है ना उनको आपने ऊपर खिलाया। फिर मोमेंटम आपको पता है शर्जील का 3 से 4 मैचेस में ही
ही एक मर्तबा चलता है, वो कहीं नहीं लिखा हुआ किताब के अंदर के शर्जील हर मैच में रन करके जाएगा। इनकी बाबर आजम की बुक में लिखा है कि मैं 50 करूंगा, मैच गया दिल्ली ने, हार जाए टीम, मुझे नहीं पता, मैं अपने 50 कर लूं। तो भाई अगर आपने इसी लॉजिक पे खेलना है तो फिर आपकी जगह नहीं बनती है टीम के अंदर। मेरा मसला ये है कि मैं नंबर्स गेम बताता हूं कि आपके नंबर्स अगर मीट करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे तो आप ठीक है कि यार पाकिस्तान के बाबर आजम कहां आते हैं? बाबा आप कप्तान ने अभी ये शादाब का आप दिखा रहे थे भाई, ये कौन सा, मैं पहले भी कह चुका हूं कौन सा इंजन डला हुआ है इन लोगों में कि परफॉर्म कर रहे हैं। शादाब वो खिलाड़ी है जो ये आपके T20 वर्ल्ड कप में जा रहा था जिसपे सबसे ज्यादा तनकीद थी कि भाई इसने किया हुआ क्या है, इसने नेशनल T20 में भी कुछ नहीं किया, फिर भी आप इसको गोद में उठा के लेके जा रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा बोलता था कि भाई इसको क्यों लेके जा रहे हो, कुछ भी नहीं करेगा। वहां से शादाब ने अपने आप को रिकवर किया, दोबारा से गेम में आया, लोगों के दिलों में बैठा। आज उसकी परफॉर्मेंस बता रही है कि यार उसके बारे में जो बात कही जा रही थी वो ठीक है। रिजवान को आप देख लें, 6 से निकले, 1 बार आए, पिछले 1 साल में बाबर आजम को भी खा गए वो। अब मुझे बताएं कि यार बात किसकी हो रही है, बात आप उसकी करेंगे ना जो परफॉर्मेंस दे रहा है। अब ये थोड़ी कि 4 महीने 6 महीने बाद वो इतनी पुरानी बात कि हमने इंडिया को हरा दिया, वो इतनी पुरानी बात कि ऑस्ट्रेलिया से हार गए, इन पर नहीं चलती भाई T20, क्योंकि रोज खेला जाता है तो आपको रोज कुछ ना कुछ नया करके दिखाना है, आपके पास वेरिएशन नहीं है। तो आप इस बात को समझें, अगर नहीं समझ में आ रही तो भाई मेरा समझाना बेकार है। क्रिकेट इज द गेम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। जिस तरह बात की उन्होंने, कुछ के नाम इन्होंने गिना दिया, कुछ के नाम मैं गिना सकता हूं कि शान मसूद पे बड़ी तनकीद होती थी, उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, उनको लॉन्गर वर्जन का प्लेयर कहा जाता था, उन्होंने अपने 157 के स्ट्राइक रेट से खेला है। साथ खुशदिल पे तनकीद होती थी, खुशदिल ने अपने आप को जो है बात की, एहसान अली पे बात होती थी कि उनका वेट ज्यादा है, वो रन नहीं कर सकते, उन्होंने परफॉर्म किया। आजम पे बात होती थी, आजम ने यहाँ पे परफॉर्म किया। तो बाबर आजम जो है वो अपने आप को क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं? तो भाई कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी दी, इमाद वसीम को कप्तानी से हटा दिया, फिर आमिर भी नाराज होकर नहीं खेल रहे। तो ये जो टीम में कुछ खिचड़ी सी भी पकड़ी है, क्या प्रोफेशनली एक फ्रेंचाइज में ऐसा हो सकता है? यार ये प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन वसीम जैसा आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है ना, तो ये चीज़ें चलने वाली उसमें नहीं है। देखें बाबर को जिस वजह से बनाया, देखें किसी भी टीम में, हमारी टीम में ख़ास तौर पे 1 या 2 लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें बाबर का भी नाम आता है, तो जाहिर है जिसे कहना चाहिए कि एक क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि भाई टॉप बाबर टॉप, यस टॉप इसलिए है कि वो कर रहा था, बाकी कोई नहीं कर रहा इसलिए है। लेकिन आप जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं ना, उसमें देखें उसकी हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यकीनी तौर पे वो एक अच्छा प्लेयर कर रहा है, उसके स्टैट्स बता रहे हैं, कर रहा है बिल्कुल। लेकिन जिस पॉइंट को हम लेके चल रहे हैं दुनिया क्रिकेट में, वो बात मैं जब भी करता हूँ वो ये करता हूँ कि ऐसा नहीं है आपको रिजवान साथ लेके चला, यहाँ पर शर्जील आपको लेके चला, जब शर्जील ने 30-40 किए तो आपकी टीम ने रन्स आगे कर दिए, आप कितने भी खेले उसके बाद नहीं। ये है कि हम आपको हटाने की या किसी को मैं कभी भी बात नहीं करूँगा, इसलिए कि आप ग्रेट प्लेयर हो, लेकिन आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, वरना आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ रमीज़ है, ये लोग बैठे हैं, डेफिनेटली देखना पड़ेगा, हमें वर्ल्ड को देखना पड़ेगा, हमें अपनी टीम को देखना पड़ेगा कि जो सिचुएशन चलती है हमारी, पहले 5-6 ओवर में बैठ के इम्जाम जैसा आदमी कह रहा है कि पहले 6 ओवर में कैच करें, ये सारी टीमें 6 ओवर, स्टर्लिंग ज़्यादा 6 ओवर में जो है वो कैच कर रहा है अपनी टीम को, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, जो कि ज़रा मुश्किल काम है, बट अगर आप वो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वरना सही फैसले होंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो। तो मुझे ब्रेक पे भी जाना और मुझे स्टैट्स भी दिखाने जो कल मैच खेला जाएगा, लेकिन साथ साथ ये देगा कि आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे एक और चीज़ में भी लैग कर रही है कराची किंग, वो ये लैग कर रही है कि अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो उनका जो प्लेयर का जो हंट करने वाले हैं, जो स्काउट करते हैं प्लेयर को डोमेस्टिक से, वो नज़र रखते हैं। नबील हाशमी कोयटा ग्लेडिएटर के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लाहौर कलंदर की भी उनकी पूरी टीम है जो डोमेस्टिक से टैलेंट को लेकर आती है। कराची किंग में हमें कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आती जो डोमेस्टिक क्रिकेट को समझता हो और वहां से फिर प्लेयर को देखता हो। ताहा के साथ भी आप ज्यादती कर रहे हैं, वो लॉन्गर वर्जन का प्लेयर, उसको आप T20 खिला रहे हैं। ये इमर्जिंग प्लेयरों को इन्होंने गलत किया, पिछले साल कोयटा ने ठीक नहीं उठाया था, सच्ची बात जो है, और अभी भी कराची ने नहीं उठाया। वसीम इतना नहीं जानता किसी को, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं ना वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जो लोग खेलते ही नहीं 2020, वो कुछ नहीं है, तो उनको आप किस तरह पिक कर रहे हैं? इमर्जिंग प्लेयर नहीं है क्या? ऐसा तो फ़ायदा नहीं। आज मैं फरहान की बात करूं भाई, इसलिए फ्रस्ट्रेशन आपको हो रही है कि आपके प्लेयर रन्स नहीं कर रहे तो फरहान को खिला लिया। क्यों? वो बच्चा जो बाहर बैठा हुआ है विकेट कीपर, उसका क्या कसूर है? तो आप जो पार्ट टाइम कीपर से कीपिंग कराने लगे, ये तो गलत है ना। वो भी क्या करेगा? वो जाके उसने रन्स किए, कुछ भी नहीं किया। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद अपने तीनों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अब उस मैच के हवाले से कि जो मैच खेला जाएगा कल, जिसमें लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें बद्दे मुकाबिल होंगी। और उससे थोड़ी देर के बाद चूँकि प्रैक्टिस सेशन जारी है लाहौर कलंदर का, तो शाहिन शाफरीदी भी हमें ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ज़रा कल के मैच के हवाले से। तौसीफ भाई, कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच एक खेला जाने वाला है जिसमें लाहौर कलंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें बद्दे मुकाबिल हैं। जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर्स खेल रहा है और लाहौर कलंदर खेल रहा है, इस मैच से क्या उम्मीद है? देखिए, इस वक्त मुझे दोनों टीमें बराबर की लग रही हैं, सच नहीं है क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक मेरा ख्याल लाहौर कलंदर को थोड़ा सा एडवांटेज जा रहा है। बट इस फॉर्मेट में मैं कहता हूँ कभी भी कुछ है, थोड़ा सा हिम्मत पकड़नी पड़ेगी। जिस तरह की रन्स उन्होंने करवाए पिछले मैच में, वो देखने से ताल्लुक़ था। और थोड़े बुझे भी मुझे सरफराज नज़र आए उसमें काफ़ी कुछ, क्योंकि आफरीदी भी वहाँ मौजूद थे, काफ़ी कुछ था। बट आई थिंक इसमें कोई उसकी बात नहीं है, ये इसमें वापसी आपकी हो सकती है। थोड़ा सा अपने आप को कूल रखना चाहिए, कूल एंड काम। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा यहाँ पर, मैं शायद भूल जाऊँ उसको, कि मोइन खान ने जो है ना वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि अपने साहबजादे को जो है वहाँ से चेंज कराया, बिकॉज उसको काफ़ी, और उसने प्रूफ करके दे दिया सारा। सामने नज़र आ रही हैं हमें चीज़ें, ऐसी फ्लूक में छक्के नहीं लगते जो कल उसने जिस तरह छक्के मारे हैं। और बड़े से बड़ा प्लेयर, जब किसी, शायद अफरीदी का एक नाम है बहुत बड़ा, जब वो बॉलिंग करने आया तो थोड़ा सा तो खौफ होता है ना, तो वो खौफ मुझे नज़र नहीं आया, बल्कि उसने कॉन्फिडेंस के साथ छक्के मारे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं वो टीमों के लिए अच्छी होती हैं, यंगस्टर के लिए अच्छी होती हैं। ये कल के मुकाबले में ज़रूर टफ है, लेकिन आई होप कोयटा अच्छा परफॉर्म करे। कोयटा अच्छा परफॉर्म करेगा। और यंगस्टर की बात की तो यंगस्टर से जनाब एक और टूर्नामेंट भी इस वक्त जारी है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के, जहाँ पर इंडिया की टीम ने जो है वो कामयाबी हासिल की इंग्लैंड के खिलाफ। इस मैच की समरी भी हम आपको दिखाएंगे और गुफ्तगू भी करेंगे अपने मेहमानों से। 4 विकेटों से यहाँ पे इंडिया ने कामयाबी हासिल की है। 95 रन की इनिंग खेली जेम्स ड्रू ने और इंग्लैंड की जानिब से। उसके बाद 34 रन की नॉट आउट इनिंग खेली सेल्स ने, और इसके अलावा 27 रन की इनिंग खेली जॉर्ज थॉमस ने। 5 विकेटें हासिल की हैं जनाब बावा ने, और उसके बाद 4 विकेटें हासिल की हैं रवि कुमार ने। और मतलूबा टारगेट है फिर निशांत सिंधु के उम्दा 50 नॉट आउट, और रशीद के 50 रन की बदौलत हासिल किया 6 विकेटों के नुकसान पर, और 4 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की है। इफ़ी भाई, इंडिया अंडर 19 जीती है तो यकीनी तौर पर आप तो खुश तो काफ़ी होंगे। नहीं, बच्चे खुश हैं यार। 40-40 लाख रुपए दे दिए वहां पर उनको, उनके बोर्ड ने, और देने इनको भी चाहिए थे। आप भी क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारे, 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया से हार गए। जब बड़े वालों को दे दिए तो बच्चों को भी देते हैं ना अपने, वो भी तो हारे क्वार्टर फाइनल, उन्होंने दिए। इंडिया ने आज एक मरतबा फिर तारीख रकम कर दी और उन्होंने बता दिया कि अगले 10 साल का टैलेंट हमारे पास पड़ा हुआ भाई पीछे। यानी कि जो इंडियन सीनियर टीम में खेलने हैं उन पे एक प्रेशर माउंट हुआ होगा कि नहीं यार हमारे पास तो फिर टैलेंट आ गया, ये नीचे वाले बच्चे ऊपर रहे। देखिए 4-5 लड़के उन्होंने दे दिए आपको नेशनल टीम के लिए, यानी कि शेख रशीद है उसके अंदर, यशदोल है उसके अंदर, ये क्या नाम है, निशांत सिंधु है जिसने क्यूरिकल 50 किया। यानी कि ये वो नंबर है जहाँ पे जेम्स रू आया था, जिसका आप बता रहे हैं 95 उसने मारे। जेम्स रू और जेम्स सेले ने दोनों ने मिलकर इंडिया से वो मैच जरा दूर कर दिया था, हालांकि 45 फॉर 6 से इंग्लैंड के, और वहां से रिकवर किया इन दोनों ने मिलकर। और यही कुछ इंडिया की जानिब निशांत सिंधु ने किया नीचे आकर, जब शेख रशीद आउट हुए 50 रन करने के बाद। मैं आपको बता दूं यशदोल कप्तान है जिन्होंने सेमीफाइनल में 100 रन मारे थे इंडिया की जानिब से, और अब वाइस कप्तान है शेख रशीद, उन्होंने 50 मारे, फिर उसके बाद निशांत सिंधु ने मारे। और आपने एक नाम बताया राज बावा जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं। मैं आप 5 विकेटों को देख रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैच ऐसी पोजीशन में था जहां पर बल्ला उठाना मुश्किल हो गया था, वहां पर इसने 2 बॉलों पे 2 छक्के मार के ये भी बता दिया कि भाई मैं T20 का भी बहुत जबरदस्त बल्लेबाज हूं। यानी कि एक तरफ तो बाबर आजम को रो रही है पूरी कराची, बाबा जो है ना वो 2 छक्के मार के प्रेशर देखे यार, जो प्रेशर सिचुएशन होती है ना वहां पे आपका पोटेंशियल और अप्रोच का आपको पता वही चलता है जहां पर प्रेशर होता है। और जब प्रेशर होगा और प्रेशर को अगर आप हजम कर जाएंगे और मार देंगे छक्के, तो फिर यकीनन आपका दिल खुल जाएगा। जावेद साहब से पूछ लेता हूं, बिल्कुल प्रेशर की बात इन्होंने की। हमने देखा इस तरह इन्होंने कहा कि इंडिया को बैक टू बैक टैलेंट बड़ा अच्छा मिलता है। इससे पहले हमने देखा एक सरफराज खान थे, उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था, फिर अनमुख चांद आ गए, वो अब अमेरिका चले गए, मायूस हो गए। टैलेंट इंडिया में पीछे से बहुत जबरदस्त आ रहा है। क्या कहेंगे कि जितना जो टैलेंट आ रहा है, आप खुद एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी कराची से वाबस्ता है, हम किस चीज में लैग कर रहे हैं? देखिए कोई टैलेंट कोई गंदुम की तरह उगता थोड़ी है कि उनकी ज़मीन जरखेज़ है और हमारी ज़मीन में इतनी फर्टाइल नहीं है। बात ये, जब राहुल द्रविड़ जैसे बैट्समैन, रिकॉर्ड अहद साज बैट्समैन, जब वो अंडर 19 की कोचिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स ये टैलेंट तो आएगा ना सामने। हमारे यूनुस खान या हमारे बड़े सुपरस्टार क्या कहते हैं,
ऊपर वाली टीम के साथ लगा दो, यानी कि बड़ी टीम के साथ। यार आप जहां आपका रोल है, जहां आप कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, वो एजाज अहमद कोई छोटा नाम तो नहीं है ना? एजाज अहमद का वो लेवल नहीं है जो मैं यूनुस खान या मैं जावेद मियां उस टॉप के लेवल की बात कर रहा हूँ। एजाज अहमद है, फिर उसके लिए कुछ एक रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, एजुकेशन, वो भी मुझे लगता है। ड्रेविड एक कंप्लीट कोच थे, यानी अभी लक्ष्मण है उनके साथ, वीवीएस लक्ष्मण है अभी उनके साथ। वीवीएस लक्ष्मण, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो अभी टीम आपको नजर आ रही है बिकॉज ऑफ राहुल द्रविड़ की जो वो थी इनपुट, तो हमारे प्लेयरों को भी तो उसमें कितना जरूरी है बड़े नाम सर जावेद साहब भी कर। और एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अंडर 19 में बड़ा नाम लगाएं ताकि उनसे इंस्पायर हो। एलन बॉर्डर भी एक दफा अंडर 19 टीम लाए ऑस्ट्रेलिया की, और इंडिया में भी हम देख रहे हैं ग्रेग चैपल भी साथ थे अंडर 19 के, मुझे याद है अच्छी तरह। बात यह कि एक चीज़ है कि बहुत बड़ा प्लेयर जो है ना वो बहुत अच्छा कोच भी नहीं हो सकता, ये भी चीज़ ज़रूर मौजूद है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे सिलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम है। सच बात तो ये है कि आप जो चीज़ें देख रहे हैं, अगर सच पूछते हैं मुझसे तो हमारे पास एज वाले ज़्यादा थे इसमें। कासिम जिनका रन्स किए हैं वो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं सर, तो मतलब हमारे पास में भी है वो। हाँ, तो मेरा मतलब है हम उनसे ज़्यादा सोबर हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हम सोबर होते हैं, इसलिए कि हमारी एज में डेफिनेटली फ़र्क है। इसको हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है। सही एज के लड़के लेके जाएं, आप उनको ग्रूम करें, सारा करें, तो इसी तरह के प्लेयर जैसे कि इंडिया का आपने बात की, यस उनके ज़रखेज़ है, उनके पास काफ़ी कुछ मौजूद है, तो जिसका नतीजा ये होगा कि आप देख लीजिएगा कि उनकी जो मेन टीमों में भी या ए टीम या उसमें ये प्लेयर आन के खेलेंगे सब। ठीक है। और तौसीफ में जो बात कर रहे हैं, ये एज की बात कर रहे हैं, ये कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं है। इसका आपने अमली मुजाहरा देखा कि गलत एज की वजह से हमें अपना अंडर 13 अंडर 16 टूर्नामेंट हमें जो है वो पोस्टपोन करना पड़ा, और फिर जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है होटलिंग का, बोर्डिंग का, लॉजिस्टिक का, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके भी जो है अभी तक जो है वो जो भी करने वाले थे वो सामने नहीं आए, उनको भी जो अंडर द कारपेट डाल दिया गया। लेकिन हमारा आपका टैक्स का पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गलत प्लानिंग की वजह से, चंद गलत लोगों के फैसलों की वजह से इतना ज़ाया कर दिया, जिसके जो खमियाजा जो है वो फिर दोबारा टूर्नामेंट कराने के बाद भुगतना पड़ा। इसमें लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे लाहौर कलंदर के न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन शाहीन शाह आफरीदी से और अपने तीनों मौजूद मेहमानों से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया शाहीन शाह आफरीदी ने, क्योंकि इस वक्त लाहौर कलंदर की प्रैक्टिस सेशन जारी है और हम इंतहाई मशकूर हैं लाहौर कलंदर के जो मीडिया मैनेजर हैं उस्मान अशरफ साहब, उनके और शाहीन आफरीदी के उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। शाहीन को शो में खुशामदीद कहेंगे और साथ साथ स्ट्रेट में क्वेश्चन करेंगे। शाहीन, ये बताएंगे क्या सीक्रेट ऑफ सक्सेस है लाहौर कलंदर की इस उम्दा कारकर्दगी का? जी माशाल्लाह, वो क्रिकेट काफ़ी अच्छी खेले लड़के। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट जैसे जा रहा है और जैसे लड़कों की परफॉर्मेंसेस हो रही है, इंडिविजुअली परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी हो रही है, तो एज अ कैप्टन बड़ा सेटिस्फाइड हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी क्रिकेट देखने को आएगी। ठीक है। अच्छा शाहीन, ये बताइएगा कि एक तो आप माशाल्लाह पठान हैं और साथ साथ फास्ट बॉलर भी हैं। क्या पठानों के लिए कहा जाता है कि वो फुल ऑफ एग्रेशन होते हैं, और वो फास्ट बॉलर ही क्या कि जिसमें एग्रेशन ना हो? तो ये कैसा जो कप्तान है, कैसा पठान है कि बहुत ही कूल एंड काम हमें कैप्टन नजर आ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मतलब एग्रेशन फास्ट बॉलर का वैसे होना भी चाहिए, और अगर फास्ट बॉलर एग्रेशन नहीं करेगा तो मतलब फिर स्पिनर ही लगता है। बट हमारी यही कोशिश होती है कि अपनी क्रिकेट को एंजॉय करें और जो अपने बैट्समैन हो उसको नज़र से नज़र मिला के बॉलिंग की जाए एग्रेशन के साथ, और अपनी टीम के लिए अपना बेस्ट दे सके। ये बताएगा कि आपको जब कप्तानी मिली तो जो शाहिद खान आफरीदी हैं उन्होंने आपको कप्तानी से मना किया, फिर मोहम्मद हफीज़ ने भी कहा कि फास्ट बॉलर अच्छे कप्तान नहीं होते। आपने इस कप्तानी को किस तरह से चैलेंज के तौर पे लिया? नहीं देखिए, जाहिर सी बात है, उन्होंने भी यही कहा कि मतलब बॉलिंग उनकी ख़राब ना हो जाए, तो मेरा यही था कि यार अपनी बॉलिंग पे फुली फोकस करूँगा। कैप्टनसी अलग जॉब है, बट लाला अपने माइंड में बिल्कुल सही थे, और मेरा ये कोशिश है कि अपने बॉलिंग को ज़्यादा टाइम दूँ और कैप्टनसी इंजॉय करूँ, और टीम वाले काफ़ी हेल्प करें मेरे, बस इंजॉय करूँ अपनी क्रिकेट को, इसलिए अच्छी हो रही है। बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी जारी आपकी। और साथ साथ कल जिस तरह से आपने यौम कश्मीर था और 5 फरवरी को आपने कश्मीरी लड़के जमान को गेंद दी और फिर उसने प्रूव भी किया, के बाद आपके पास ऑप्शन भी मौजूद थे, उस वक्त क्या सिचुएशन थी जो आपने फिर क्या सोच के जो है जमान को बॉलिंग दी? ये
जमान खान इमर्जिंग, जैसे हमने पहले कैंप लगाया था लाहौर में, तो आई थिंक उसने जो उधर अपने 100% दे के बॉलिंग कर रहा था, जैसे वो फील्डिंग कर रहा है, और हमेशा मेरा उस पर कॉन्फिडेंस रहा है और बिलीव है कि वो टीम के लिए दे सकते हैं। और पाकिस्तान का फ्यूचर है, जैसे उसने लास्ट 4 मैचों से जैसे उसने परफॉर्मेंसेस किया और लास्ट 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच है, तो बच्चा वो एक डिफरेंट है और ये बहुत जल्दी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्यूचर है पाकिस्तान का और बड़े दिल से खेलते हैं, एंजॉय करते हैं क्रिकेट को, और इंशाल्लाह उम्मीद है यार आने वाले मैचेस में भी वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। और लास्ट और जब मैं उसको दे रहा था तो वो खुश था, स्माइल कर रहा था, तो मेरा यही था कि बस अगर हो भी गए आपसे रन्स तो आपने 100% देने, कोई मसला नहीं, आप एंजॉय करें क्रिकेट को। तो बच्चा है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, इंशाल्लाह आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस करेगा आगे भी। लेकिन साथ साथ रियाज आफरीदी जो टेस्ट क्रिकेटर है, आपके बड़े भाई हैं, आपके पहले कोच हैं, कुछ रियाज आफरीदी भी इससे भी आप कप्तानी के हवाले से कुछ मशवरे ले रहे हैं? जाहिर सी बात है रियाज भाई के होने से मेरी मतलब उनको देखते ही मुझे फास्ट बॉलिंग का शौक हुआ और हमेशा मैं इंजॉय करता हूँ, और जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो अभी मैं उनसे पूछता हूँ। क्रिकेट में काफ़ी हेल्प करती है, मेरे लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई। अच्छा, बहुत बड़ा महदूद है। ये बताइए, कल फिर एक दफ़ा सरफराज आपके सामने आ रहे हैं, इस दफ़ा आप कप्तान हैं, सरफराज दूसरी टीम के कप्तान हैं, कल ख्याल करेंगे या कल भी बाउंसर मार रहे हैं? देखिए क्वेटा के साथ मैच है, उम्मीद है अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और सैफी भाई मेरे बड़ी भाई की तरह है, वो जो था वो ग्राउंड में था और हमने काफ़ी इंजॉय किया आपस में क्रिकेट। सैफी भाई हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और उनके साथ क्रिकेट खेलते हुए और उनके साथ जब भी मैं मिलता हूँ काफ़ी अच्छे से हम टाइम स्पेंड करते हैं, इंजॉय करते हैं। और सैफी भाई ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है क्रिकेट के ग्राउंड में, और वो जो था वो जस्ट क्रिकेट वो अंदर ग्राउंड में ही था, और उसके बगैर वो सिर्फ एक हो जाता है क्रिकेट में। बट हम हमेशा सैफी भाई ने सपोर्ट किया है, क्रिकेट अच्छी खेलेंगे और जो मैच है वो इंशाल्लाह आपको अच्छा नजर आएगा। ठीक है जनाब। और ये बताइए, कप्तानी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, क्या इस मरतबा हम उम्मीद करेंगे लाहौर कलंदर इवेंट जीतेगी? देखिए जैसे माशाल्लाह हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम अपनी कोशिश ही कर सकते हैं, और जैसे लड़के अपनी एफर्ट कर रहे हैं फील्ड में, और जैसे बैट्समैन वगैरह की परफॉर्मेंस फ़खर वगैरह की लगी है तो उम्मीद कर सकते हैं। और 100% एज अ कैप्टन मैं सेटिस्फाइड हूँ सारे लड़कों की परफॉर्मेंस से। कोशिश कर सकते हैं, अभी से नहीं कह सकते चैम्पियन, लेकिन अपनी कोशिश हमेशा करेंगे और एफर्ट्स 100% देंगे, बाकी रिजल्ट अल्लाह पाक के हाथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच शाहीन, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रैक्टिस सेशन को आप स्किप करके थोड़ी देर के लिए हमारे लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल के मैच के वाले से क्या कहेंगे कि कौन सी टीम को आप देख रहे हैं एजाज से? भाई कोयटा को भी एक मैच दे दो यार। कल आफरीदी का वैसे आखिरी मैच है इस ग्राउंड पे। हाँ, बस आजम के सामने ना आए वो। आजम की बात कर रहे हैं, आजम को कैसे देख रहे हैं आप? क्या वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए, किस तरह देख रहे हैं? उसमें प्रेशर थोड़ा सा खत्म हुआ होगा? देखिए, एक तो फादर उसका आपको पता ही है कि कितना, अब ठीक है कोयटा उनके घर की टीम थी, ये लोग सब अपने थे, बट आई थिंक जो फैसला हुआ वो जो बीच में जो कुछ भी हुआ उससे हट के ये फैसला एक अच्छा फैसला था। यंगस्टर को सामने आना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि मैंने भी उसके साथ रहा हूँ, नेट में भी रहा हूँ, सारा कुछ है, वो ज़रूर लंबे छक्के मारता है और प्रूफ भी किया उसने। और प्रूफ कल जो मैच हुआ उसमें आपने देख लिया, इतना आसान नहीं होता किसी को। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा फैसला था। जाहिर है सरफराज यहाँ थे तो उनको चांस कीपिंग का भी नहीं मिल रहा था, बट आपने कल देखा कि जिस तरह के स्ट्रोक्स उसने खेले, और आज भी आज उन्होंने आसिफ को ज़रूर ऊपर भेज दिया उन्होंने। मे भी इनका प्लान हो इस्लामाबाद का कि जिनकी बैटिंग नहीं आई, इनकी मेन बैट्समैन है ना आसिफ, तो उसको पहले भेज दिया। बट आई थिंक वो जब बाद में आया 6 बॉलों में उसने जो है एक छक्का चौके मार के जो है, तो ये टाइम होता है। तो आई थिंक मुझे काफ़ी उम्मीद है। अब इस चीज़ पॉल स्ट्रिंग भी ऐसा ही है, इस चीज़ को आप भूल जाना चाहिए कौन क्या है, ये देखें परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है और किस टाइम में और किस फॉर्मेट में कर रहा है। आपकी टीम कौन सी है कल? देखिए मेरी तो भाई लाहौर कलंदर है, लेकिन ज़रा वेट के ऊपर बात करूँ। देखिए जो पॉल स्टर्लिंग की बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं आजम की, इनको सेटल रहने दें इसी वेट पर। अगर आप इनको आगे पीछे करेंगे जैसे शर्जील के साथ हो रहा है, अगर शर्जील भी एक वेट मेंटेन कर ले, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के डेविड बून होते थे, वो उसी वेट में ओवर वेट में पूरी अपनी फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट खेल गए। माइक गेटिंग थे। तो मेरा मतलब हम गैर ज़रूरी बहस में लग जाते हैं कि वेट कम करो। अच्छा अगर वेट कम करेंगे हो सकता है वो मिस टाइम करने लगे,
फिर उसके ये शॉट जो कल उसने छत पे मारा है वो उसमें से पावर निकल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तौसीफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जानने से पहले? मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, यहाँ तो ये होता है कि किसी को कहा जाता है कि यार इसको गिरा दो, ज़्यादा है ना तो इसको गिरा दो यहाँ पर, ताकि ये ख़त्म ही हो जाए बिल्कुल। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? स्ट्राइक रेट पे बात होनी चाहिए, वेट पे बात नहीं। वेट पे बात नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई। जावेद साहब आपका शुक्रिया, एफी भाई आपका शुक्रिया। एफी भाई कल हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, लेकिन तौसीफ अहमद साहब और जावेद साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। प्लेयर की परफॉर्मेंस पे बात करनी चाहिए, वो ग्राउंड में कैसा परफॉर्म करता है, और ये प्रूव भी किया। पॉल स्टर्लिंग ने प्रूव किया, माइक गैटिंग ने प्रूव किया, आजम खान ने प्रूव किया, डेविड बून ने प्रूव किया, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने माजी में भी अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव किया है। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।